दिस इज श्रीकांत सिंह। वेलकम यू एट माय यूट्यूब चैनल इम्प्रो इंग्लिश। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं चर्चा करने वाला हूं अंग्रेजी ग्रामर के बेसिक टॉपिक्स का। जैसे हम कंफ्यूज होते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो ये प्रॉब्लम्स जो है मेरे इस वीडियो के साथ ही आपके लिए सॉल्व हो जाएगी। आप इसके बाद कभी भी डाउट नहीं करोगे कि सब्जेक्ट कैसे पहचाने, ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने, वर्ब क्या होता है, वर्ब के फंक्शंस क्या होते हैं, वर्ब के प्रकार क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो इन सारी चीजों को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो मुझे उम्मीद है और इसी आशा के साथ मैं आपके लिए ये वीडियो भी बना रहा हूं ताकि आप इसे पूरा देखें और अपनी बेसिक इंग्लिश जो ग्रामर है, बेसिक जानकारी है, उसको पूरा करें, ताकि आपको आने वाले भविष्य में जब आपको टेंस पढ़ना हो, नरेशन पढ़ना हो, वॉइस पढ़ना हो, synthesis analysis, determiner, subject verb, agreement, there are many more topics you have to cover in your upcoming future. So without thinking that, you have to give your complete focus on this video that I am going to teach you. So my dear friends, आइए शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही शानदार, मजेदार और बहुत ही नॉलेजेबल सेशन, बेसिक ऑफ इंग्लिश। हम जानते हैं कि अल्फाबेट क्या होता है। अल्फाबेट जो होता है उसको हम यहाँ पे समझते हैं। अल्फाबेट की बात करते हैं हम। अल्फाबेट आप यहाँ पे देखिए, अल्फाबेट क्या होता है। अल्फाबेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द 26 लेटर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जो 26 अक्षर होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, उसका जो कॉम्बिनेशन होता है, यानी जो 26 लेटर्स होते हैं, उसे अल्फाबेट कहा जाता है। यहां पर एक चीज और मैं क्लियर करना चाहता हूं, बहुत से लोग अल्फाबेट लिखने में गलती करते हैं, यानी बहुत से लोग लिख देते हैं अल्फाबेट्स। सो यहां पर जो एस लगाते हैं, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। बिना यस के ही आपको यूज करना है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अल्फाबेट 2 टाइप्स के होते हैं, यानी कि 2 श्रेणियों में, 2 कैटेगरीज में उसको बांटा गया है। नंबर 1 वॉवेल एंड नंबर 2 कॉन्सोनेंट। वॉवेल जो होता है वो 5 होते हैं। कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 होते हैं। एंड कॉन्सोनेंट जो होते हैं, द रिमेनिंग 21 लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट। फॉर एग्जाम्पल हियर आप देख सकते हो बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, W, X, Y, Z. There are 21 letters that are called consonants, and these are 5 letters are called vowels. So आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें और आगे क्या है। हम बात करते हैं सेमी वॉवेल। बहुत कम लोगों को पता है कि सेमी वॉवेल्स क्या होते हैं, तो हम इस पे भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये डाउट्स भी क्लियर हो जाना चाहिए इस सेशन में। सेमी वॉवेल्स वाई एंड डब्ल्यू जो होते हैं, इन्हें सेमी वॉवेल्स कहा जाता है। कैसे कहा जाता है हम उसको पहचानते हैं, यहाँ पे देखते हैं। आर कॉल्ड सेमी वॉवेल्स बिकॉज देयर पोजिशन इन अ वर्ड। किस लिए? बिकॉज ऑफ देयर पोजीशन इन अ वर्ड। एक वर्ड में उनका प्लेस क्या होता है, उसके आधार पर हम उसे सेमी वॉवेल के नाम से बोलते हैं। अदरवाइज दीज आर कंसीडर्ड ओनली कॉन्सोनेंट। सो आगे बढ़ते देखते हैं कैसे। जब जो वाई है ये साउंड किसका दे, ई या ई का साउंड दे, तो इसे हम सेमी वॉवेल कैटेगरी में डालेंगे। और जब डब्ल्यू ओ का साउंड दे, तब हम इसे सेमी वॉवेल की कैटेगरी में डालेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स सी
फॉर एग्जाम्पल इन येलो, आप यहां पे देख सकते हैं येलो में वाई का साउंड यह है, ये है, जबकि इस लो में डब्लू का साउंड ओ है। तो यहां पर ये जो डब्लू है, ये आपका, ये जो डब्लू है इसे हम सेमी वॉवेल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? सेमी वॉवेल कहेंगे, क्योंकि यहां पर ये साउंड कौन सा दे रहा है? ओ का दे रहा है। आगे पिलो, पिलो में आप देखिए ओ का साउंड दे रहा है, स्लो में ओ का साउंड दे रहा है। यहां पे डब्लू जो है किसका साउंड दे रहा है? ओ का दे रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पर डब्लू को सेमी वॉवेल की कैटेगरी में डालते हैं। आगे बढ़ेंगे, जैसे सॉरी में वाई जो है वो ई का साउंड दे रहा है, वरी ई, बरी ई, फ्यूरी ई। तो यहां पर आप देख सकते हैं सब में वाई जो है वह साउंड किसका दे रहा है? ई का। और जब डब्लू और वाई ओ और ई का साउंड क्रिएट करें तो उसे हम क्या बोलते हैं? सेमी वॉवेल। वर्ड क्या होता है इसको भी समझते हैं। वर्ड क्या होता है? आप यहां पे देखिए, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स that gives a complete sense or meaning is called word. वर्ड किसे कहते हैं? जब अक्षरों का ऐसा समूह जो कुछ मीनिंग देता हो, जो कोई सेंस देता हो, तो उसे क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। भाई इतना सिंपल तरीका लिख के तो समझा दिया। चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पे देखिए राम, RAM. The word combines with 3 letters RAM. Shyam. This word combines with 5 letters SHYAM. And Surat, Wisdom, Delhi, Mumbai. There are many more. Because after combining that, these group of letters gives a sense. We can get a meaning. वहीं पर अगर मैं यहां पर जैसे NMOAH, अगर इसी को हम MOHAN लिखे तो यह हमें एक अर्थ देता है, मोहन। बट यहां पर जब हम NMOAH लिखते हैं तो हमें कोई सेंस नहीं देता, कोई अर्थ नहीं देता। आगे जैसे हमको लिखना है आर्म, ARM, और अगर हम उसको लिखें AMR तो कोई सेंस देगा? नहीं देगा। तो क्लियर है। ऐसे मैंने यहाँ पे काफी वर्ड्स लिखे हैं, आप इसको देख सकते हैं। मैं बगल हट जाता हूं, आप इसको समझ भी पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो क्या है? दिस इज फ्रेज, अ वंडरफुल टॉपिक ऑफ इंग्लिश। Am I telling the truth? This is a wonderful topic. Don't forget it because it is very useful. There are different types of. I will tell you the phrases in my next videos, but here I am going only to give you the basics of. So let's see this phrase. A group of words. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यहां पे देखिए क्या कहा जा रहा है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स की बात की जा रही है। कह रहे हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गो टुगेदर, जो एक साथ चलते हैं, बट डोंट मेक अ कंप्लीट सेंटेंस, लेकिन एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनाते। यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है बट एक कंप्लीट सेंस नहीं देते। बिकॉज क्यों? दे डोंट हैव बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, क्योंकि इनके पास सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। क्या नहीं है? सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, इसलिए ये फ्रेज कहे जाते हैं, ये कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं देते। तो आगे देखते हैं अंडर द टेबल। यहां पे आप देखिए दीज आर द नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। दीज आर द 3 वर्ड्स, gives some sense but not complete, and also this has no subject and
verb. The second one, below the chair, on the roof, in a corner, on the bench. तो आप यहां पे समझिएगा, दे आर गिविंग सेंस बट डोंट मेक अ सेंटेंस. लेकिन सेंटेंस नहीं बनाते. सेंस तो देते हैं बट सेंटेंस नहीं बनाते, इसीलिए इसे फ्रेज कहा जाता है. फिर से मैं रिपीट कर दूं, फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव सम सेंस but not complete because it has no subject and predicate. So let's go ahead. Now this is the another important topic of English grammar. This is also very basic but very important. इसका प्रयोग, हम क्लॉज की बात कर रहे हैं, इसका प्रयोग हम कहां पे करते हैं? सिंथेसिस में, ट्रांसफॉर्मेशन में. इट मीन्स विदाउट नोइंग द प्रॉपर थिंग्स अबाउट क्लॉज वी कैन नॉट क्रिएट अ वेरी गुड सेंटेंस. बिकॉज ये हमें हेल्प करता है किस चीज को समझने में? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, यानी जो ये सेंटेंसेस होते हैं वो हम क्लॉज की सहायता से बनाते हैं. तो हमें ये क्लॉज बहुत अच्छे से जानना होता है. बट यहाँ पर मैं बेसिक कवर कर रहा हूँ. क्लॉज पर मेरी एक वीडियो पुरानी मेरे चैनल पे है, आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं. आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वहाँ पे विजिट करके क्लॉज की हर बारीकी, कैसे यूज करना है और क्लॉज कितने प्रकार का होता है, यू कैन गेट दैट. थैंक यू. सो गो अहेड. क्लॉज, I'm talking about clause. A clause is a group of words. ये शब्दों का एक समूह है, forming part of a sentence, जो एक सेंटेंस को बनाने में काम आता है, and containing a subject and a predicate. This is very important. क्या ये अपने अंदर रखता है? एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट. यानी कि जब शब्दों का ऐसा समूह हो जो अपने पास एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट रखे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्लॉज बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी शेड दैट शी वॉज इन नीड ऑफ सम गुड बुक. यहां पर देखिए दो क्लॉज होते हैं, मैं थोड़ा सा डिफाइन करूंगा यहाँ पे. आप देखिए, नंबर वन इसे बोला जाएगा, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्लॉज, और ये दैट से लेकर यहां तक का जो पोर्शन है ये सेकेंड क्लॉज है और इसे सबऑर्डिनेट क्लॉज बोला जाता है. नेक्स्ट देखिए, ही आस्क्ड वेदर. दो क्लॉज यहां पे है. अब देखिए वेदर की बात भी रखिए, सी, दिस इज अ सब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट दीज आर प्रेडिकेट. These are predicate. So get it. I shall provide you what you want. यहां पर देखिए आप, you subject है and want verb है. It is the part of a predicate. So go ahead. You will fail unless you work hard. यहां पर देखिए पहले में you is subject, will fail is predicate. And unless you work hard, you subject, work hard is predicate. So you can get the sense. उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि क्लॉज क्या है, फ्रेज क्या है, वर्ड क्या है, अल्फाबेट क्या है. मैंने ये सारी चीजें अभी आराम से कवर कर रहा हूं ताकि आपके कोई भी डाउट्स रिमेनिंग ना रह जाए, शेष ना रह जाए. आगे बढ़ते हैं. जो शानदार चीज है, क्योंकि जब हम क्लॉज के विषय में जानते हैं, फ्रेज जानते हैं, वर्ड जानते हैं, अल्फाबेट जानते हैं, तभी हम आगे सीरीज में सेंटेंस को समझ पाते हैं. सेंटेंस भी होता है और वो क्या होता है. आइए देखते हैं सेंटेंस. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ कंप्लीट सेंस. शब्दों का ऐसा समूह जो एक कंप्लीट सेंस दे. यानी शब्द तो हम कुछ भी लगा सकते हैं, दो चार शब्द ले लिए रख दिए तो क्लॉज बन सकता है, फ्रेज बन सकता है. बट
शब्दों का ऐसा समूह जो एक कंप्लीट सेंस दे। क्या दे? कंप्लीट सेंस, विदाउट एनी डाउट you have a good sense of that. If you are reading the group of words, it gives you a complete sense. You are able to understand each and every word of the groups. It means this is a sentence. उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। मोहन प्लेज हिज फ्लूट। मोहन अपनी बांसुरी बजाता है। क्या बजाता है? बांसुरी बजाता है। शी कुक्स फूड, वह भोजन बनाती है। यू प्लेड फुटबॉल इन द प्लेग्राउंड। यहां पर भी देखिए, अगर मैं चर्चा करूं थोड़ा सा, तो यू प्लेड फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेले। कहां पर? इन द प्लेग्राउंड। ये जो इन द प्लेग्राउंड है, दिस इज कॉल्ड फ्रेज। दिस इज कॉल्ड फ्रेज। We have reached in this island. यहां पर ये जो in this island है, ये भी अपने आप में क्या है? फ्रेज है। कहां पर? in this island. तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये बेसिक इंग्लिश जो मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं वो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उम्मीद है आप इससे सीखेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे और अप्लाई करेंगे आपके डेली रूटीन में। Because in my opinion, I can say it finally and formally that when you know the structure of the sentence, the structure of the clause, the structure of the phrase, and if you are able to complete or create your own sentences, your own words, framing your own words, then you can create some good sentence with good meaning. Otherwise, you cannot do it. So go ahead. Let's see. Now I'm talking about parts of sentence. आप सेंटेंस के टाइप्स पढ़े होंगे, बट यहां पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के भाग। मैं टाइप्स नहीं पढ़ा रहा हूं, काइंड्स नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं पार्ट्स बता रहा हूं सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। तो सेंटेंस के आप देखिए दो भाग होते हैं, एक तो सब्जेक्ट होता है और दूसरा प्रेडिकेट होता है। क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? अ सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट टेल्स अस हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। सेंटेंस क्या कहता है कि यह सब्जेक्ट क्या है? ये वाक्य का ऐसा भाग है जो बताता है कौन या क्या सेंटेंस में करता है या है। जबकि प्रेडिकेट में आप देखेंगे व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग। प्रेडिकेट क्या बताता है कि व्हाट, क्या सब्जेक्ट करता है, यानी कि सब्जेक्ट क्या करता है, ये कौन बताता है? प्रेडिकेट। या सब्जेक्ट क्या है या क्या करता है जब बताए तो वही क्या है? प्रेडिकेट। सपोज आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। तो सब्जेक्ट करने वाला कौन कर रहा है? मैं, आई एक्शन कर रहा है, और जो किया जा रहा है यानी कि एम टीचिंग इंग्लिश, ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट होगा, क्योंकि ये मैं क्या कर रहा हूं ये बता रहा है। कौन कर रहा है? मैं। और मैं क्या कर रहा हूं? आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। तो ये एम टीचिंग यू इंग्लिश एंड आई इज द सब्जेक्ट एंड एम टीचिंग यू इंग्लिश इज द प्रेडिकेट। सो होप यू अंडरस्टैंड। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। द डॉग इज बार्किंग। यहां पे आप देखिए the dog is a subject while is barking is the predicate. She likes ice cream. She likes ice cream. She is the subject and likes ice cream is the predicate. They are playing chess. They is the subject. They is the subject while are playing is the predicate. So I can hope it
that now you are able to understand the subject and predicate. मैं एक दूसरा सेंटेंस यहाँ पे लिख के समझा रहा हूं आपको, शायद समझ में आए। जैसे she begins playing chess with her friend. अब यहां पर देखिए शानदार चीजें आपके जानने के लिए, शी इज द सब्जेक्ट। जहां से आपका वर्ब शुरू हो, बिगिंस इज द वर्ब, समझने का प्रयास करिएगा। जहां से आपका वर्ब शुरू हो और अंत तक जो पार्ट है उसे ही क्या कहा जाता है? प्रेडिकेट। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स गो अहेड एंड सी सम मोर थिंग्स। नाउ पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के पार्ट्स की बात करते हैं, बहुत ही मजेदार चीज है, समझते हैं। सब्जेक्ट के पार्ट्स, अभी मैंने बात किया सेंटेंस के पार्ट्स। सेंटेंस के पार्ट्स क्या थे? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब मैं बात करने वाला हूं सब्जेक्ट के पार्ट्स। कितना चीजें, मैं छोटी छोटी चीजें आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि जब भी आप अंग्रेजी पढ़ो तो आप सक्षम रहो, योग्य रहो, आपको आता हो कि कैसे फाइंड आउट करें सब्जेक्ट, कैसे फाइंड आउट करें प्रेडिकेट, कैसे फाइंड आउट करें सब्जेक्ट के पार्ट, कैसे फाइंड आउट करें प्रेडिकेट के पार्ट। तो आइए इसमें समझते हैं सब्जेक्ट के पार्ट। सब्जेक्ट के पार्ट में मॉडिफायर्स, लेट्स सी, modifiers and head words. Modifiers and head words. Let's see. In modifiers there are two: determiners and adjective or adjectival or adverbial phrase. क्या होता है modifiers के अंदर? determiners होते हैं, adjective होते हैं या adjectival phrase. head verb के अंदर जब जाएंगे तो noun होता है, नाउन इक्विवेलेंट वर्ड होता है। क्या होता है? नाउन होगा या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड होगा। यानी कि सब्जेक्ट के दो पार्ट, नंबर 1 मॉडिफायर, नंबर 2 हेड वर्ड। मॉडिफायर फिर से दो हिस्सों में बांटा गया, डिटरमाइनर एंड एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज। हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारे इसी वीडियो में या मैं नेक्स्ट वीडियो में एक पूरी वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा डिटरमाइनर पर, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बेसिक इंग्लिश जो है स्ट्रक्चर आपको जानना चाहिए, आपको समझना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्रेडिकेट पर, ताकि मैं एक एक पॉइंट को क्लियर करके आगे बढ़ रहा हूं। सब्जेक्ट के पार्ट्स क्या होते हैं, प्रेडिकेट्स क्या होते हैं, प्रेडिकेट के पार्ट्स क्या होते हैं, ताकि आप सीक्वेंस में चीजों को समझते हुए आगे बढ़िए और कहीं पर भी आपके लिए कुछ भी डाउट्स ना रह जाए। प्रेडिकेट की बात करते हैं तो प्रेडिकेट जो होता है वो स्पेशली 3 प्रकार के होते हैं, यानी 3 पार्ट्स होते हैं उसके, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर्स। यानी कि जो रिमेनिंग वर्ड्स होते हैं उसे मैं यहाँ पे अदर्स में डाल दिया। ओके, वर्ब्स की बात करें तो वर्ब्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, मेन वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स। क्या होते हैं? मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट को भी हम 2 हिस्सों में समझेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहां पर मैं थोड़ा सा हिंट कर दूं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे मेरे हाथ में स्टाइलस, दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बट आई माई सेल्फ इज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बिकॉज in my opinion I am going to add this non-living things is a direct object while living creature is an indirect object. Hope everything is clear. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो नॉन लिविंग थिंग्स होता है, जैसे ये
stylus, this shirt, this mic, these are all non-living things. That's why we can say these are डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. जबकि मैं खुद या कोई एनिमल हो जो लिविंग क्रिएचर है उसे हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अदर्स में किसी भी सेंटेंस में जो भाग बच जाए उसे अदर्स कहते हैं. मैं यहां पर एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करता हूं. फॉर एग्जांपल यू कैन सी वी आर प्लेइंग. नॉट, आई एम टॉकिंग अबाउट object. So we are eating an apple. We are eating an apple with my, sorry, our family, not my, our. With our family in the garden. अब यहां पर मैं एक छोटा सा सेंटेंस लिखा कि वी आर ईटिंग एन एप्पल विथ आवर फैमिली इन द गार्डन. यहां पर आप समझने का प्रयास करिए ताकि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो. वी आर ईटिंग, वी इज द सब्जेक्ट, we is the subject and are eating an apple, everything is predicate. अब यहां पे मैंने बात किया वर्ब. ये जो आर है इसे बोलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब, यानी कि ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब. while this eating word shows main verb, an apple is an indirect object. Indirect object. Okay? और ये जो with our family in the garden, these are called others. उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि सब्जेक्ट क्या है, ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, और ये यहां पर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया. हम आगे और चीजें समझेंगे बारी बारी से. तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में क्या है. ओके, डिटरमाइनर्स, वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक. डिटरमाइनर्स we need to discuss on it some more. जैसा कि मैंने कहा कि डिटरमाइनर पर मैं एक कंप्लीट वीडियो ही आपके लिए लेकर आऊंगा, या मैं इसी में कवर करूंगा. थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लॉन्ग हो सकता है, बट उम्मीद है आपके लिए परफेक्ट होगा. अगर आप पूरा ध्यान लगाकर इस वीडियो को एक बार देख लिए तो मेरी गारंटी है कि आपको वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, लेटर क्या होता है, अल्फाबेट क्या होता है, वर्ब्स के प्रकार कितने होते हैं, डिटरमाइनर्स क्या होता है, सब्जेक्ट के क्या पार्ट्स होते हैं, प्रेडिकेट के पार्ट्स क्या होते हैं, प्रेडिकेट होता क्या है, एवरीथिंग विल बी क्लियर. सो लेट्स सी डिटरमाइनर्स. डिटरमाइनर्स जो हम पढ़ेंगे ये कहता क्या है कि आई एम द वर्ड दैट डिटरमाइंस द प्लेस ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस. किसको? नाउन के प्लेस को डिटरमाइन करता है, या क्या करता है? डिटरमाइंस द प्लेस ऑफ अ नाउन. किसको करता है? नाउन के प्लेस को डिटरमाइन करता है. या दूसरे वर्ड में कहे, दिस कम्स बिफोर अ नाउन टू शो इट्स प्लेस. तो यहां पे हम समझते हैं डिटरमाइनर्स के प्रकार. बेसिक पढ़ा रहा हूं, पहले बोल दिया हूं, तो बेसिक को मैं बेसिक की तरह ही कवर कर रहा हूं, इसमें डीप नहीं जा रहा हूं. डीप मैं धीरे धीरे आगे सीक्वेंस में आ रहा हूं, तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा. मेरी गारंटी है इस वीडियो के बाद आपके ये सारे छोटे छोटे डाउट्स कंप्लीटली गायब हो जाएंगे. उम्मीद है आप बने रहेंगे और देखेंगे, समझेंगे, और इसका भविष्य में अप्लाई भी करेंगे अपने नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए. Group A. There are two groups. I divided it, Group A and Group B. In Group A, there are three terms: articles, demonstrative determiners,
and possessive determiners. I will discuss the more things in next slide maybe. Group B, distributive determiner, quantifiers determiner and interrogative determiner. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिटरमाइनर्स को मैंने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए में 3 पार्ट्स होते हैं, आर्टिकल्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स एंड पजेसिव डिटरमाइनर्स। वाइल ग्रुप बी में होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स, क्वांटिफायर्स एंड इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर्स। आगे हम बढ़ेंगे और समझते हैं ये इंट्रोगेटिव या ये चीजें हैं क्या। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। अब हम यहाँ पर बेसिक ही कवर कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा आर्टिकल्स की बात करें तो ये बहुत ही रोचक और बहुत ही मजेदार चीज है। मैं यहाँ पे बेसिक कवर कर रहा हूँ, मैं बार बार कर रहा हूँ कि आपको एक बेसिक जानकारी देने का मेरा उद्देश्य है इस वीडियो के थ्रू, कि आप अपने आप को इस योग्य समझ पाओ कि आपको बेसिक अंग्रेजी की जानकारी है। कोई आपसे पूछे कि आर्टिकल क्या है, तो दैट टाइम यू विल गिव द आंसर विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस दैट आर्टिकल्स एंड डिफाइन, यू कैन डिफाइन इट, गिव सम एग्जांपल्स टू। आर्टिकल्स की बात करें तो डेफिनिट आर्टिकल, देयर आर 2 आर्टिकल्स, डेफिनिट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनिट आर्टिकल्स। डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल्स। अगर हम एक सेंटेंस में बात करें तो जैसे हमको जानना हो कि डेफिनिट आर्टिकल या इनडेफिनिट आर्टिकल या आर्टिकल को यूज कैसे करें, तो इसमें आप समझिए कि आर्टिकल्स जो होता है ये हमेशा और हमेशा एक नाउन के लिए ही आता है। जैसा कि पहले से इंगित किया गया है कि एक डिटरमाइनर है, एक डिटरमाइनर है। तो यहाँ पे आप समझिएगा कि आर्टिकल अगर कहीं पर भी आपको ए, एन या द दिख जाए तो आप समझ लीजिएगा कि इसके बाद कहीं ना कहीं आगे एक नाउन होगा जिसके लिए ये तीनों में से कोई भी वर्ड आया होगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। द का प्रयोग समझते हैं। द टू शो स्पेसिफिक थिंग्स और मेक समथिंग स्पेशल। किसी विशेष चीज को दिखाने के लिए या जो अपने आप में पहले से ही विशेष है या किसी चीज को विशेष, स्पेसिफिक, स्पेशल बनाने के लिए हम द का यूज करते हैं। मैं एक छोटा सा सेंटेंस यहाँ पे मेंशन करता हूं, जैसे आई मेट अ बॉय। सिंपली यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूं, आई मेट अ बॉय। यहाँ पे आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल अ का प्रयोग मैंने पहली बार किया क्योंकि पहली बार मैं उसको नॉर्मली बात कर रहा, जनरली बात कर रहा था कि आई मेट अ बॉय। लेकिन उसी बॉय के विषय में जब मैं पुनः आगे बात करूंगा तो उसमें मैं उसको डिफाइन करूंगा, यानी कि डेफिनेट करूंगा, स्पेसिफिक बनाना है मुझे। तो आगे बोलूंगा आई मेट अ बॉय, द बॉय वॉज वेरी लेजी। मैं उसी बॉय की चर्चा आगे कर रहा हूं, इसलिए हम वहां उसको स्पेशल बनाए कि लोगों का ध्यान इस बात पर आए कि यह उसी लड़के की बात हो रही है जो अभी जिससे मिला गया वही क्या है, बहुत ही लेजी था। आगे समझते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल को पुनः मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, पहला ए और दूसरा एन। समझिएगा, बहुत ही जरूरी चीज है। It is used with the words begin with consonant or consonant sounds. ए का प्रयोग कहां पे करते हैं, जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो या कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा हो, वहां पर हम किसका यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं। जबकि एन का प्रयोग वॉवेल साउंड के लिए ही प्रयोग किया जाता है, यानी जहां पे वॉवेल साउंड हो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, वॉवेल यानी कि एन का यूज करेंगे, अदरवाइज नो। हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझाने के लिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूं, आप यहाँ पे देखिए, जैसे मैं लिखता हूं एन अम्ब्रेला, एन
eagle, N orange. These are the letters that starts with the sound of vowel. This gives the sound of vowels. लेकिन अगर इसी को मैं वॉवेल तो लिखूं बट साउंड ना दे तो वहां पे हम यूज नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अ यूनिक बॉय, अ यूनिवर्स, अ यूनिवर्सिटी. यहां पे आप देखिए तीनों वर्ड यू से स्टार्ट हुए बट ये वॉवेल तो है बट ये साउंड य का दे रहा है, यानी कि यू का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, य का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, न कि जो हमारे वॉवेल साउंड होते हैं उसको. तो इसलिए यहां पर हम किसका प्रयोग किए, ए का प्रयोग किए, जबकि यहां पे साउंड दे रहा था इसलिए हमने एन का प्रयोग किया. लेट्स गो अहेड. डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स. चलिए डिटरमाइनर्स को अच्छे समझ लेते हैं. इसके पहले मैंने इसको टच किया था तो यहाँ पे मैंने बताया डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, उसको ग्रुप ए और ग्रुप में डिवाइड किया था. अब आगे मैंने आर्टिकल्स को भी बेसिक आपको टच किया है एक बेसिक समझ के लिए कि आपको समझ में आए कि आर्टिकल्स क्या होते हैं. और उसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हूँ और डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर क्या होता है उसको भी समझने का प्रयास किया जाता है. डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर यानी कि एक ऐसा डिटरमाइनर जो डिमॉन्स्ट्रेट करता है, इंडिकेट करता है, दिखाता है. क्या दिखाता है, कैसे दिखाता है, उस चीज समझेंगे. इसको हम दो हिस्सों में बांट के पढ़ेंगे. पहला तो सिंगुलर डिटरमाइनर. व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज सिंगुलर डिटरमाइनर. सिंगुलर डिटरमाइनर. एंड द सेकेंड वन इज द प्लूरल डिटरमाइनर, स्पेशली हियर. सिंगुलर क्या होते हैं, दिस एंड दैट. ये अपने बाद सिंगुलर नाउन लेते हैं. क्या लेते हैं, सिंगुलर नाउन लेते हैं, इसलिए इसे सिंगुलर डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर कहा जाता है. जैसे दिस पेन इज माइन. यहां देखिए दिस के बाद आया क्या, पेन. यहां पे देखिए दैट के बाद आया क्या, बुक. तो इस चीज को समझिएगा, जब दिस या दैट रहेगा तो ये अपने बाद सिंगुलर नाउन लेगा, और जब दीज या दोज रहेगा तो ये अपने बाद प्लूरल नाउन लेगा. दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बोथ. दिस एंड दैट टेक सिंगुलर नाउन while these and those take plural noun. Hope you understand. एक चीज यहाँ पे जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं वो भी जान लीजिए. जो दिस होता है ये हमारे हैंड्स के टच में, यानी कि जब मैं हाथ अपना फैलाऊं ऐसी दूरी पर कोई चीज हो तो दैट टाइम वी कैन से दिस. और जब हमें इस तरह से इशारा करना पड़े तो वहां पे हम दैट का प्रयोग करेंगे. सेम यही चीज प्लूरल के लिए भी होता है. जब कोई चीज हमारे पास हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे कहूं कि मेरे पास ये 3 पेन है, तो आई हैव दीज 3 पेन्स. तो दीज क्योंकि मेरे हाथ में है, मेरे टच में है. लेकिन अगर यही मैं यहाँ पे टेबल पे इसको रख दूं और ऐसे इशारा करूं तो हम कहेंगे दोज पेन्स आर माइन. जब मेरे हाथ में था तो दीज पेन्स आर माइन. जब मैं वहां पे इशारा करूंगा तो दोज पेन्स आर माइन. सेम लाइक दैट जब हमारे पास, जैसे सपोज करो यहाँ पे मेरे पास एक स्टाइलस है, मैं यहाँ कह सकता हूँ दिस इज माई स्टाइलस, दिस इज माई स्टाइलस. लेकिन इसी को मैं वहां दूर रख दूं और मुझे कहना पड़े तो वहां पे हम बोलेंगे दैट इज माई स्टाइलस. ये डिफरेंस है, इस चीज को समझिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बस. क्योंकि मैं ये उनके लिए ये वीडियो स्पेशली बनाया हूं या बना रहा हूं जो अंग्रेजी का बेसिक नहीं जानते, जिनको कहते हैं ना ककहरा. अंग्रेजी का ककहरा ही नहीं पता है और हम पहुंच गए टेंस सीखने, हम पहुंच गए वॉइस सीखने, हम पहुंच गए नरेशन सीखने. कैसे
पॉसिबल ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि सब्जेक्ट क्या होता है, हमें पता ही नहीं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमें पता नहीं कि वर्ब क्या होते हैं, वर्ब के फंक्शन क्या होते हैं, वर्ब के काइंड्स क्या होते हैं, वर्ब के पार्ट्स क्या होते हैं, और हम चल दिए अंग्रेजी सीखने। कमाल है यार। मुझे बहुत ऐसे लोग मिले हैं जो कहते हैं कि हमें अंग्रेजी आती है, लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि प्रेडिकेट के अंदर क्या क्या होता है। कुछ तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें यही नहीं पता कि प्रेडिकेट क्या होता है। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं ऑब्जेक्ट है ना, बट आई डोंट नो विच टाइप ऑफ दिस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। देन व्हाई आर यू shouting that you know English? मेरा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य बस यही है कि जो बेसिक इंग्लिश है और इंग्लिश का एक जो सीक्वेंस है, डोंट फॉरगेट दैट। उस सीक्वेंस में हम जब सीखेंगे तब हमें अंग्रेजी सीखना होगा। हम कह सकते हैं कि मुझे अंग्रेजी आती है, हमें बेस पता ही नहीं। हम घर की नींव यानी कि बेस, आधार बना ही नहीं रहे, दीवार खड़ा कर रहे हैं। कब तक दीवार खड़ी रहेगी भाई? पहले हमें आधार बनाना पड़ेगा। जब हम आधार बनाएंगे उसके बाद दीवार खड़ा करेंगे तो मजबूती से खड़ी रहेगी। 40, 50, 60, 70 जैसा मटेरियल आप डालोगे उतनी ही टिकाऊ चीजें आप तैयार करोगे। सिंपली यही फंडा हर सब्जेक्ट के लिए है। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ इंग्लिश के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए यही फंडा है। किसी भी चीज को सीखने के लिए आपको यही चीज करना है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे टफनेस तो बढ़ेगी, बट बेस तो आपका मजबूत होना चाहिए। हमें बेस ही नहीं। मैथ की अगर चर्चा करें, हमको यही नहीं पता कि 2 में 2 जोड़ने के बाद 4 आता है, या 2 में 2 भाग देने के बाद क्या आता है, और हम कह दें हमको मैथ आता है। आगे जैसे जब जाएंगे तो वहां पे पता चला एक्स का वाई के साथ, वाई का जेड के साथ, जेड का ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एडिशन हो रहा है, हमें पता ही नहीं, तो हम कैसे करेंगे? सेम वही चीज स्पेशली अंग्रेजी की बात करें, ये देखने में ही कुछ लोग जो होते हैं ना, कुछ लोगों को अंग्रेजी बोलने आता है बट उन्हें यूज नहीं आता। हमें यही जानना है, हम बोलेंगे तो, बट यूज तो जानना पड़ेगा। हमको यूज ही नहीं पता, हम बोले जा रहे हैं, बके जा रहे हैं, बक 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 चल रही है, और हमें यही नहीं पता कि हम जो बोल रहे हैं उसमें कितने फॉल्ट्स आ रहे हैं, कितनी गलतियां हो रही हैं। तो हमें इस चीज को जानना है। तो उसी क्रम में दिस और दैट, दीज, दोज को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। आगे बढ़ते हैं। पजेसिव डिटरमाइनर्स। पजेसिव डिटरमाइनर्स क्या होता है? पजेसिव डिटरमाइनर्स ये क्या करता है? पजेस करता है। ये नाउन को क्या करता है? पोजीशन दिखाता है, अधिकार दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। फॉर देखिए, दिस डिटरमाइनर्स शो ऑनरशिप और पोजीशन। यह डिटरमाइनर क्या करता है? ऑनरशिप या पोजीशन दिखाता है। दे टेल अस हु आर व्हाट समथिंग बिलोंग्स टू। क्या बताता है? हु और व्हाट समथिंग बिलोंग्स टू, कौन और क्या किससे संबंधित है। जैसे माई, यहां पर मैंने प्रयोग किया माई के साथ बुक, माई बुक इज मिसिंग फ्रॉम इट्स प्लेस। नेक्स्ट और होम, योर कार, दियर चिल्ड्रेन, हिज हेयर, हर डॉग एंड इट्स माउथ। तो यहां पे आप समझिए कि यह किसके लिए प्रयोग किया जाता है? दिस डिटरमाइनर सो ऑनरशिप और पोजीशन। व्हाट? ऑनरशिप और पोजीशन। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट डिटरमाइनर की तरफ बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर। आज मैं डिटरमाइनर का 4 जो पोर्शन है मैं यहाँ पे कंप्लीट करूंगा। समझिएगा, पूरा आपको बेसिक है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी आएगा। लेट्स सी। इट इज यूज्ड टू refer individual members of a group। एक ग्रुप के एक एक मेंबर्स को इंडिकेट करने के लिए इस डिटरमाइनर्स का यूज किया जाता है। लेट्स सी। each boy, every vote, either fruit,
नाइदर, नाइदर बुक। आइदर और नाइदर में अंतर समझिएगा। आइदर जो होता है ये पॉजिटिव के लिए होता है, दो में से कोई। कितने? दो में से कोई। नाइदर जो होता है वो निगेटिव करता है, दोनों में से कोई नहीं। तो इसलिए नाइदर बुक इज गुड, आइदर फ्रूट विल सर्व विटामिन सी। एक चीज यहाँ पे ध्यान देंगे, आइदर और नाइदर ये दो के लिए होता है, बट यहाँ पे जो नाउन लगाया जाता है उसके सामने उसको प्लूरल मत बनाइएगा, वो गलत हो जाएगा, वो सिंगुलर ही होता है। ये समझने की बात है, क्योंकि आइदर जब कहा जा रहा है या तो ए या तो ये, यानी कि पकड़ तो एक को ही रहा है ना, बोला जा रहा है दो को, बट ले किसको रहा है? एक को। तो इसलिए इसके बाद जो नाउन आएगा ना वो हमेशा सिंगुलर होगा। डोंट यूज अ प्लूरल नाउन आफ्टर आइदर और नाइदर। नेक्स्ट, क्वांटिफायर्स। इस चीज को समझते हैं। क्वांटिफायर्स, इट्स वेरी गुड थिंग। लेट्स सी। क्वांटिफायर्स में क्वांटिटेटिव एंड न्यूमेरिकल डिटरमाइनर्स की बात की जाएगी। क्वांटिटेटिव एंड न्यूमेरिकल्स। लेट्स सी, दिस शोज द क्वांटिटी। यह क्या दिखाता है? क्वांटिटी को शो करता है। एंड न्यूमेरिकल शोज नंबर। क्वांटिटी के अंदर देखते हैं, सम देयर इज सम मिल्क इन द ग्लास। सम का प्रयोग किया गया है। सम मिल्क, मिल्क यहाँ पे अनकाउंटेबल है, यानी हम इसको काउंट नहीं कर सकते। ऑल कर्ड, दही। मच वेल्थ, अब वेल्थ को कितना है आई डोंट नो, नो वन कैन गेट। लेट्स सी, लिटिल मनी, एनफ टाइम। तो ये चीजें आप देखिए, एनफ, लिटिल, मच, ऑल, सम, ये किसको दिखा रहे हैं? ये क्वांटिटी को शो कर रहे हैं, कितनी मात्रा में। किसको दिखाया जा रहा है? मात्रा कितनी है, मात्रा को दिखाई जा रही। जबकि न्यूमेरिकल जो है ये संख्या की बात करता है। किसकी बात करता है? संख्या की बात करता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल बुक्स। यहां पे एक चीज क्लियर कर दूं, ऑल एंड जो सम, ये दोनों रूपों में यूज किए जाते हैं, यानी कि क्वांटिटी के लिए भी और नंबर के लिए भी। तो ऑल बुक्स, सम पेन्स। हाँ, एक चीज और, जब ये आपका काउंटेबल नाउन के साथ आएगा तो नाउन जो होगा वो प्लूरल में होगा। नाउन क्या होगा? प्लूरल होगा। और जब ये दोनों अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएंगे तो नाउन जो होगा वो सिंगुलर में होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन कभी प्लूरल नहीं बनाया जाता। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। मेनी, देयर आर मेनी कार्स। बोथ, both brothers. Several, several men. Any bike. And few bottles. There are many. तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये न्यूमेरिकल है, ये अपने बाद काउंटेबल नाउन लेता है और हमेशा प्लूरल में होता है। जबकि ये क्वांटिटी को दिखाता है, मात्रा को दिखाता है, तो इसके बाद जो भी नाउन आएगा वो सिंगुलर में आएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बहुत ही जरूरी और मे बी ये लास्ट स्लाइड होना चाहिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर। इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर, आप इसको पहचानने के लिए एक चीज सिंपली आपको समझना है, इसके बाद जो भी होगा एक क्वेश्चन मार्क तो पक्का होना है। क्या होना है? क्वेश्चन मार्क तो होना ही है, क्योंकि इंट्रोगेटिव है। ये सेंटेंस क्या बनाएगा? इंट्रोगेटिव बनाएगा। इसमें तीन होते हैं, व्हाट, विच एंड हुज। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या क्या? व्हाट, विच एंड हुज। एग्जाम्पल देखते हैं, व्हाट कलर, व्हाट काइंड। यहां पे कलर और काइंड ये दोनों क्या है? नाउन है, तो इसलिए ये व्हाट यहां पर क्या हुआ? डिटरमाइनर हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच बाइक, विच शर्ट। यहां पे देखिए बाइक और शर्ट भी क्या है? नाउन है, और उसके लिए यहां पे यूज किया गया क्या? विच। नेक्स्ट, हुज कार एंड हुज बुक। यहां पर भी देखिए कार और बुक क्या है? नाउन है, और एक इसको दिखाने के लिए कौन आया? हुज। तो जब व्हाट, विच और हुज किसी नाउन से पहले आए और लास्ट में आपको इंट्रोगेटिव सिंबल दिखे, इंट्रोगेटिव साइन दिखे, तो यू
can consider it that these three words which, what and whose are determinants. Clear? Hope you understand it.